दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुंज.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं भीड़ में खोया आदमी कहानी के बारे में। भीड़ में खोया आदमी कहानी लीलाधर शर्मा पर्वती जी द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कहानी है। इसे आप कहानी भी कह लीजिए, निबंध भी कह लीजिए। यह मुख्यतः लिखा गया है जनसंख्या वृद्धि के बारे में, उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषणों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामला कांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार को सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। तो इसमें मुख्यतः बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ रही है, यदि हम इस पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे, इस पर रोकथाम नहीं करेंगे, तो हम सभी एक भीड़ में खो जाएंगे और वह भीड़ बढ़ती जा रही है और उससे भीड़ से क्या हो रही समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उन सारी समस्याओं को इस कहानी में बताया गया है। यदि हम देश की खुशहाली चाहते हैं, देश हमारा तरक्की करे, आगे बढ़े, हम लोग हमारा एक भविष्य हो और हम सिर्फ समस्याओं में न उलझे रहें, तो हमें परिवार नियोजन और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी और परिवार नियोजन को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया बाबू श्यामला कांत जो कि लेखक के मित्र हैं। उनका पूरा परिवार ही अनियोजित है और उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं और वो सुखी और संपन्न नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और सिर्फ यह कहानी बाबू श्यामला कांत की नहीं है, पूरे देश की कहानी है और इसी बारे में लीलाधर शर्मा पर्वती जी ने अपनी बात लिखी है। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मेरे एक अभिन्न मित्र हैं। अभिन्न मतलब बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। तो मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामला कांत, सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। तो यहाँ लेखक कहता है कि उसका एक बहुत प्यारा दोस्त है जिससे बहुत प्यार करते हैं। उसका नाम है श्यामला कांत। बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे हैं, परिश्रमी हैं, बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं, लेकिन अपने निजी जिंदगी में, प्राइवेट लाइफ में बहुत ही लापरवाह। लेखक से छोटे हैं लेकिन उनके बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए हैं। तो पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी कतारें खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था, इसीलिए बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूं कि उसके अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं है। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी थी। मेरे पास सामान बहुत कम था लेकिन फिर भी मुझे कुल्ले की सहायता लेनी पड़ी। तो कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि लेखक कहता है कि आगे बात अपनी कहता है कि पिछली गर्मियों में लेखक को श्यामला कांत जी की लड़की के विवाह के लिए सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण था और उसके लिए उनको हरिद्वार जाना था। उन्होंने 15 दिन पहले वो स्टेशन पे गए और वहां पे आरक्षण के लिए टिकट काटने गए, लेकिन वहां पे लंबी कतार थी, बहुत लंबी लाइन थी। घंटों प्रतीक्षा करने के बाद, घंटों लंबी लाइन लगने के बाद जब लेखक की बारी आई तो क्या मालूम होता है कि किसी भी गाड़ी में जगह नहीं खाली हरिद्वार जाने के लिए। अब जाना तो जरूरी था, इसीलिए लेखक बिना रिजर्वेशन के ही चलना पड़ा। जब गाड़ी आती है हरिद्वार जाने के लिए तो क्या देखता है कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं। इसका मतलब है कि बहुत भीड़ है, प्लेटफॉर्म पर भीड़ है और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ गाड़ी के अंदर घुसने जा रही है, रखने की भी जगह नहीं है। लेखक के पास सामान बहुत कम था लेकिन तब भी उसे गाड़ी में घुसने के लिए कुली के सहारा लेना पड़ा। कुली किस तरह ले जाता है? खिड़की के रास्ते से उसको लेखक को अंदर ढकेलता है। यदि उसने लेखक लिखता है कि यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर न ढकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। तो लेखक तो घुस नहीं पाता। तो कुली क्या करता है? कुली खिड़की के माध्यम से लेखक को अंदर ढकेलता है, तब जाके लेखक गाड़ी में बैठ पाता है। इतनी भीड़ है। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूं कि पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। सोचता हूं कि अपने प्राणों को भीतर संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। तो किसी प्रकार
खिड़की के माध्यम से लेखक अंदर जाता है, खिड़की के माध्यम से लेखक बाहर आता है और क्या देखता है कि पूरी ट्रेन की छत पर यात्री बैठे हैं, इतनी भीड़ है। लेखक सोचने लगता है कि लोग अपने प्राणों के संकट, अपनी जान को जोखिम में डाल के ऊपर बैठेंगे, नीचे गिरेंगे, किसी प्रकार का झटका लगा और उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन तब भी लोग ट्रेन की छत पर लोग क्यों बैठते हैं? क्या इन लोगों को नियम, कानून, व्यवस्था, डिसिप्लिन का कोई ध्यान नहीं है? क्या बात है? लेखक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर लोग क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल के ट्रेनों की छतों में बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते? कहने लगा, चाचा जी वहां भी गया था। पूरी दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई तुम्हारा नाम तो लिख लेता हूं, पर जल्दी नौकरी पाने की आशा कोई मत रखना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा कि जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी बड़ी भीड़ भटक रही होगी। तो क्या होता है कि हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला कांत, जो उनका लेखक का मित्र है, उनका बड़ा लड़का दीनानाथ लेखक को लेने आया था। वो काफी बड़ा है और उसको अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं। उसको पढ़ाई पूरी हुई 2 वर्ष बीत चुके हैं और नौकरी की तलाश में है, यहां वहां भटक रहा है कि उसको कोई नौकरी मिल जाए। तो लेखक कहता है कि दीनानाथ से कहता है कि भाई देखो, बहुत जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, अपना तुम वहां नाम लिखा दोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन लड़का क्या कहता है कि चाचा जी वहां भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा, तब जाके मेरी बारी आई। लेकिन वहां के जो लिखने वाला अफसर होता है, रोजगार दफ्तर का अफसर, वो कहने लगा कि तुम्हारा नाम तो लिख लेता हूं, लेकिन नौकरी पाने की आशा मत रखना, क्योंकि तुम जितने पढ़े लिखे हो उतने लोग पढ़े लिखे, हजारों लोग अपना नाम इसमें दर्ज करा चुके हैं, इसलिए नौकरी पाने की आशा मत रखना। तो लेखक सोचने लगता है कि जब एक छोटे शहर का यह हाल है, हरिद्वार जो है छोटे शहर का हाल है, तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी बड़ी भीड़ भटक रही होगी नौकरी की तलाश में, तो कितनी बड़ी समस्या है। तो आगे क्या होता है कि घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान के ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास ये 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करो मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस दिए। निराश होकर जब थक गया तो साल भर बाद मकान के नाम पर से छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है, दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है, फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। तो लेखक जब स्टेशन से श्यामला कांत जी के घर पहुंचता है तो क्या दिखता है कि छोटा सा घर है और उसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और बच्चों की भीड़ है, जिससे लेखक का दम घुटने लगा और लेखक बहुत परेशान हो गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? श्यामला बाबू बोलते हैं कि 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, 2 वर्ष से मैं मकान की तलाश में भटक रहा हूं, कहीं नहीं मुझे मकान मिला। हर जगह चक्कर काटते काटते जूते घिस गए हैं। इसका अर्थ होता है कि मैं बहुत थक गया, मैं परेशान हो गया। जब कुछ नहीं मिला मुझे तो मैं थक गया, तो साल भर बाद मकान के नाम पर एक सिर छिपाने के लिए, किसी प्रकार गुजारा करने के लिए मुझे यह जगह मिल गई। और वह खुद ही श्यामला बाबू कहने लगते हैं कि शहर तो कई गुना फैल चुका है, शहर की आबादी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, शहर का क्षेत्रफल काफी बड़ा हो गया है, दूर दूर नई कॉलोनी भी बन गई है, लेकिन पता नहीं कि लोग क्यों मकानों के लिए भटक रहे हैं। क्यों ऐसा कारण है? क्योंकि वो खुद मानते हैं कि हमारे देश की आबादी बढ़ गई है, अब ज्यादा लोग आ गए हैं। इसका दुष्परिणाम है कि हम जैसे लोगों को मकान नहीं मिल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के रहने के लिए मकान घट रहे हैं और खाद्यान्न का मतलब होता है भोजन भी लोगों के लिए घट रहा है। तो वह श्यामला बाबू इस बात को खुद स्वीकार कर लेते हैं कि यह सारी समस्या जनसंख्या के कारण हो रही है। उसी समय यह होता है कि श्यामला बाबू जी की पत्नी
जलपान लेके आई। उनके पीछे 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ तो हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज क्यों नहीं करा लेती? वे फीकी मुस्कान वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। बोली, भाई साहब, इतनी बड़ी परिवार में हर रोज कोई न कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उसके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखें। आजकल तो ऐसा लगता है कि मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। तो उसी समय क्या होता है कि लेखक की जो मित्र हैं श्यामला कांत जी, उनकी पत्नी जलपान लेके आती हैं और उनके पीछे पीछे 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 लड़के। तो मतलब 5 बच्चे श्यामला कांत जी की पत्नी के पीछे आते हैं और वह बहुत दुबली पतली हैं, उनका पीला चेहरा हो गया है, बीमार है। लेखक पूछता है, कब से बीमार हैं आप? डॉक्टर को देख के दिखा के इलाज क्यों नहीं करा लेती? वह कहती हैं कि हमारा बड़ा परिवार, इसमें कोई न कोई रोज बीमार रहता है। डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ है और उनको दिखाने वाले इतने लोग हैं कि डॉक्टर को सब लोग घेरे रहते हैं। किस तरह? जिस तरह मधुमक्खी के छत्ते को मधुमक्खी घेरे रहती है। और वह किस किस को देखे। वहां पहुंचने में ऐसा लगता है जैसे मान लो कि पूरा शहर ही इस बात के लिए उमड़ आया है। समझ में नहीं आता कि ऐसी भीड़ क्यों है। अब देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहां भेजा, लेकिन वह जिस भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर की। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरोरी सी करनी पड़ती है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से ही अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही हैं। तो यहां पे कहा जाता है कि और जो उसकी श्यामला कांत जी की पत्नी है, वो कहती हैं कि मैं बीमार रहती हूं, सोचा था कि विवाह के लिए जो कपड़े हैं मैं सिलवा लूं दर्जी को देके, लेकिन बड़े बेटे को भेजती हूं तो क्या देखती हूँ कि वहां सारे दर्जी कहते हैं कि भाई देखो, मेरे पास बहुत पहले से कपड़े हैं और मैं इन कपड़ों को सिल नहीं पाऊंगा। और ऐसा होता था कि पहले ग्राहकों का स्वागत होता था, लेकिन अब तो दुकानदार को कहनी पड़ती कि भाई आप सिल दो, लेकिन तब भी दुकानदार समय पर काम नहीं पूरा कर पाता। दुकानें पहले से ज्यादा खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के कारण अब दुकानें भी कम पड़ रही हैं। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया सा स्वर सुनाई दिया, माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पे लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। तभी क्या होता है कि श्यामला कांत जी का दूसरा बेटा सुमंत बाहर से आया और कहता है कि आज पूरा दिन मैं राशन की दुकान में खड़ा था, लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन पूरा सामान नहीं मिल पाया, तो मैं बहुत थक गया हूं, मेरे लिए माताजी 1 चाय बना दीजिए। लेखक बैठा बैठा सोच रहा है कि आखिर इन सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से अधिक बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से अधिक बढ़ गई है, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही। जहां देखिए भीड़ भीड़ है, भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? लेखक सोचने लगता है कि इतनी सारी समस्याएं हैं, लोग बीमार हैं, ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, राशनों की दुकानों में लाइन है, लोग बेरोजगार हैं। कारण क्या है इसका? मकान पहले से ज्यादा लोग बन रहे हैं, दुकानें ज्यादा खुल रही हैं, रोजगार के नए रास्ते निकल आए, नए नए तरीके के रोजगार पैदा हो रहे हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्याएं भी बढ़ गई हैं, ज्यादा फेरे उनके लग रहे हैं, चिकित्सा सुविधाओं मेडिकल ट्रीटमेंट का विस्तार हुआ है, लेकिन लोगों की आवश्यकताएं पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं? जहां देखिए वहीं भीड़ ही भीड़ है। बल्कि होना चाहिए था कि जब इतनी सारी सुविधाएं बढ़ रही हैं तो भीड़ को कम होना चाहिए था, लेकिन इतनी भीड़ बढ़ती क्यों जा रही है? कहीं आदमी स्वयं इसके लिए तो जिम्मेदार नहीं है। कारण यह है कि घर में बच्चों की भीड़ है।
या भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं जी, वो स्वयं बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी को भ्रमण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। या सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो, खाने पीने के लिए भरपूर भोजन सामग्री है, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, सार्वजनिक स्थानों पर नियम व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वो कार्य सिद्ध नहीं कर पाता, वह भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद या तो समझ जाता ही है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। तो लेखक सोचता है और यह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आखिर इतनी समस्याएं क्यों पैदा हो रही हैं। इसका कारण यह है कि घरों में बच्चों की भीड़ है, ज्यादा बच्चे पैदा हो गए हैं। हमें यह भीड़ बहुत अच्छी लगती हो कि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन आप बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से दे नहीं पाते, उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं करवा पाते, तो यह दुखदाई होती है। अस्पतालों में भीड़ क्यों है? क्या कोई बीमार होना चाहता है? नहीं, बीमार कोई नहीं होना चाहता, लेकिन छोटे, गंदे और छोटे छोटे संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से लोग बीमार हो जाते हैं। गंदगी फैलती है। यदि सीमित परिवार हो या छोटा परिवार हो, अच्छी जलवायु में रहता हो, अच्छे मकानों में रहता हो, अच्छा खाना खाता हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। यदि भीड़ हमारे पास कम होगी, हमारे पास जनसंख्या कम होगी, तो रेल और बस में भीड़ कम होगी। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। लोग सरकारों की बातें नहीं मानते, लॉ एंड ऑर्डर की बातें नहीं मानते। क्यों? क्योंकि भीड़ ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर हम नियम और व्यवस्था से नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि भीड़ ज्यादा है। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन पर जाता है, अपना समय खर्च करता है, अपनी ताकत खर्च करता है, अपना पैसा खर्च करता है, लेकिन तभी वह कार्य नहीं हो पाता और भीड़ में खोया रहता है। आप कहीं भी जाइए, चाहे दफ्तर में जाइए, चाहे कचहरी में, कचहरी का मतलब होता है कोर्ट, न्यायालय, अस्पताल जाइए, स्टेशन जाइए, लेकिन आपका काम नहीं हो पाता। लेखक का भी काम नहीं हो पाया। कारण क्या है? वह भीड़ में क्यों खो गया? यहां तक कि वह ट्रेन में खिड़की से घुसता और खिड़की से निकलता है, दरवाजे से नहीं घुस पाता है। क्यों? क्योंकि वहां भीड़ है। तो भीड़ में खोया आदमी तो समझ ही जाता है कि आखिर यह क्यों है, क्योंकि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का दुष्परिणाम है। अब लेखक इस बात को, इतनी सारी समस्याएं उनके मित्र श्यामलाकांत जी के पास आ रही हैं। उनको रहने के लिए सही मकान नहीं मिल पाते, उनका बच्चा अच्छे रोजगार नहीं कर पाता, राशन की दुकानों में राशन नहीं मिल पाता, दर्जी कपड़े सिल के नहीं दे पाता, बच्चे परेशान करते हैं, उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि उनके घर में बच्चों की फौज है। अतः इस विपदा को वे, इस समस्या को वे खुद झेल रहे हैं और अपने घर में भीड़ लगा के रखे हैं। लेखक आगे कहता है कि ऐसा लगता है ये समय रहते हमारा देश अभी भी नहीं चेता और श्यामलाकांत जी की तरह परिवार बढ़ाता चला गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएगा। लेखक कहता है यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाए, परिवार नियोजन पर काम नहीं किए, तो हमारा परिवार बाबू श्यामलाकांत जी के परिवार की तरह हो जाएगा और पूरा देश बाबू श्यामलाकांत जी के परिवार की तरह हो जाएगा, जहां पर सिर्फ समस्याएं होंगी, भीड़ ही भीड़ होंगी और इन समस्याओं में पूरा देश खो जाएगा। सिर्फ समस्याएं रहेंगी, उसका अंत नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम बच्चों की फौज अपने घरों में बढ़ाते चले गए हैं। तो इसी बात को लेखक ने प्रस्तुत पाठ भीड़ में खोया आदमी के बारे में बताया है। लेखक कहता है यदि हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हम इस भीड़ में उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएंगे। लेखक सिर्फ समस्या को नहीं उठाता, बल्कि उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है।
क्यों? क्योंकि हमें अपने देश की खुशहाली और भविष्य के लिए काम करना है और उसके लिए सबसे बेहतर रास्ता यह है कि हम अपनी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएं। किसका उदाहरण दिया गया? बाबू श्यामला कांत जी का। श्यामला कांत जी अपने निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं और उसके कारण इतनी सारी समस्याएं उनके सामने खड़ी हो गई हैं। तो सबसे बेहतर यह है कि इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और उस पर सुधार हो, समस्याओं पर रोक लगें और तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। वह खुशहाली की तरफ और भविष्य की तरफ आगे देखेगा, भविष्य की तरफ रास्ता देखेगा। नहीं तो हम इन समस्याओं को ही झेलते रहेंगे और उसमें परेशान हो जाएंगे। यही बात भीड़ में खोया आदमी कहानी में लीलाधर शर्मा परवती जी द्वारा बताई गई है। इसके अलावा इस कहानी के सारांश, प्रश्नोत्तर और शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य आदि के बारे में एक दूसरा वीडियो hindikunj.com और वीडियो चैनल में बनाया गया है। और यदि आपको अपने साहित्य सागर से संबंधित अधिक प्रश्न चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पर आपके लिए ढेरों सारी अध्ययन सामग्री दी हुई है। आप उनको पढ़कर अपनी कक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अधिक से अधिक अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है तो आप hindikunj.com को विजिट करें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसके माध्यम से आप अपनी जो आपके क्वेरीज हैं, जो आपके डाउट्स हैं, क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।